हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। आज है दोस्तों संडे और आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। 10 से 16 अगस्त तक के इस वीक में जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और आपको आने वाले एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है इसको हम लोग बताएंगे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस करंट अफेयर्स का आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए। डेली के करंट अफेयर्स का PDF वहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है तो बड़ी आराम से आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीक का जो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सामुदायिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्म तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना शुरू की है? तो वो शुरू किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्म तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना शुरू की है। तेंदु के पत्तों का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों? तो बीड़ी बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली पत्ती और लपेटी हुई सिगरेट वनवासियों द्वारा एकत्र की जाती है और उनसे राज्य सरकार द्वारा जो है खरीदी जाती है। योजना का नाम कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के नाम पर रखा गया है। दूसरा प्रश्न है, फर्ली एन ग्रेव का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो वो जुड़ी थी दोस्तों साहित्य से। फर्ली एन ग्रेव किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो वो साहित्य से जुड़ी हुई थी। ठीक है, वह एक प्रसिद्ध फिक्शन लेखिका थी। उन्होंने पुलित्जर पुरस्कार जीता था। उनका जन्म 8 जुलाई 1929 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। उनके द्वारा लिखी गई जो पहली पुस्तक है वो ब्लैक प्रिंस थी, 1954 में प्रकाशित हुई। 1965 में उनकी चौथी पुस्तक द कीपर्स ऑफ द हाउस के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए, तो दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, बहुपक्षीय अभ्यास कवकज किस देश में आयोजित किया जाता है? तो आयोजित किया जाता है रूस में। कवकज कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो रूस में आयोजित किया जाता है। ठीक है, उसने भारत को रूस के अस्त्राखान में आयोजित होने वाली बहुपक्षीय सैन्य रशियन कवकज 2020 रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। भारतीय दल में 150 सैन्यकर्मी सहित नौसेना और वायुसेना के कुछ कर्मी शामिल होंगे। कवकज 2020 को काकासस 2020 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो इस सप्ताह का महत्वपूर्ण है, किस संगठन ने अवैध वन्यजीव व्यापार में स्पॉटेड भारत में तेंदुए के अवैध शिकार और अवैध व्यापार पर एक नज़र रिपोर्ट जारी की है? ठीक है, तो वो जारी की है ट्रैफिक ने। ठीक है, अवैध वन्यजीव व्यापार में स्पॉटेड भारत में तेंदुए के अवैध शिकार और अवैध व्यापार पर एक नज़र, ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ट्रैफिक ने जारी की है। रिपोर्ट को ट्रैफिक द्वारा जारी किया गया है जो कि वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क प्रकृति और WWF के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की एक सहयोगी पहल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अवैध शिकार की सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र उत्तराखंड में है। भारत में तेंदुओं की अंतिम औपचारिक जनगणना 2014 में की गई थी, जिसके अनुसार तेंदुओं की जो आबादी है वो 12,000 से बढ़कर के 12,000 से 14,000 के बीच थी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, किस भारतीय संगठन को फूड विजन 2050 पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो वो चुना गया है नांदी फाउंडेशन को। ठीक है, नांदी फाउंडेशन को फूड विजन 2050 के लिए चुना गया है। तो रॉकफेल फाउंडेशन ने फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार के लिए दुनिया में शीर्ष 10 विजनरीज में से एक के रूप में नांदी फाउंडेशन का चयन किया गया है। नांदी फाउंडेशन हैदराबाद में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है। फूड सिस्टम विजन पुरस्कार को 2019 में सेकेंड मूव और ओपन आईडीओ के सहयोग से संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा ये दिया जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला जो क्वेश्चन था इस सप्ताह का महत्वपूर्ण, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं दोस्तों नीना राय। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यह पुस्तक क्या करेगी कि अयोध्या शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करती है जो प्राचीन हिंदुओं के समय और जीवन और राम और सीता श्रद्धेय आंकड़ों को समझने में मदद करती है दोस्तों। ठीक है, पुस्तक क्या किया जाएगा कि नवंबर 2020 में जारी की जाएगी। अगला जो इस सप्ताह का महत्वपूर्ण प्रश्न रहा
कि राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो वो किया गया है दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, राजघाट स्थित गांधी स्मृति और दर्शन समितियों में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। केंद्र स्वच्छ भारत मिशन पर एक परस्पर संवादात्मक अनुभव केंद्र है। यह केंद्र महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि है और गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर 10 अप्रैल 2017 को घोषित किया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है महत्वपूर्ण इस सप्ताह का वो ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन के शुभारंभ की 78वीं वर्षगांठ के संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति AICC के किस सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो वो था बम्बई अधिवेशन। ठीक है, बम्बई अधिवेशन के बाद से ही जो है वहीं पर निर्णय लिया गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति AICC के बॉम्बे सत्र ने 8 अगस्त 1948 को महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। वर्ष 2020 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की 78वीं वर्षगांठ है। इसे भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की मांग को लेकर आंदोलन के रूप में आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, किस कंपनी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, ठीक है, के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो वो किया है दोस्तों फ्लिपकार्ट ने। ठीक है, सबसे पहले किसने किया था, अमेजन ने किया था जब ये शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ACJ खोजी पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ACJ खोजी पत्रकारिता से सम्मानित किया गया है नितिन सेठी को। ठीक है, नितिन सेठी को। तो हफिंगटन पोस्ट इंडिया के नितिन सेठी को उनकी 6 भाग वाली श्रृंखला जिसका शीर्षक था चुनावी बांड पर पैसा पॉलिटिक्स है, ठीक है, के लिए ACJ यानी एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म खोजी पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें पुरस्कार राशि में 200,000 रुपये के पुरस्कार के साथ एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक द्वारा प्रदान किया गया है, जो इस आयोजन की मुख्य अतिथि डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन थी। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विश्व जैव ईंधन दिवस 2020 का विषय क्या है। विश्व जैव ईंधन दिवस 2020 का जो विषय है वो है बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ये जो है आपके एग्जाम में आ सकता है। बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, ये विश्व जैव ईंधन 2020 का विषय है। ठीक है, तो विश्व जैव ईंधन 2020 का जो विषय है वो बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत है। यह दिवस 2015 से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष 10 अगस्त के दिन आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि पारस्परिक जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जैव ईंधन क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों पर प्रकाश डालना। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें की जाती हैं। तो इस दिन का उपयोग जैव ईंधन के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को उजागर करने के लिए एक मंच के रूप में भी किया जाता है। जैव ईंधन आयात पर निर्भरता को कम करने, स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देने और किसानों और रोजगार सृजन के अतिरिक्त आय प्रदान करने में मदद करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए यूनेस्को ने किस राज्य के गांव को सुनामी रेडी के तौर पर घोषित किया है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किस राज्य के गांव हैं, उड़ीसा राज्य के गांव को। ठीक है, यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्री विज्ञान आयोग यानी कि IOC ने उड़ीसा के जगतपुर जिला नौलिया शाही एवं गंजाम जिले के वेंकट रायपुर गांव को देश में पहली बार सुनामी के लिए तैयारी सुनामी रेडी गांव के तौर पर घोषित किया है। यूनेस्को IOC की मान्यता और प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यूनेस्को IOC के ICG
IOTWUMS सचिवालय और हिंद महासागर सुनामी सूचना केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दोनों गांवों ने कौन से, नौलियाशाही एवं गंजाम जिले के वेंकटपुर राय, ये 2 गांव हैं। इन दोनों गांवों ने 11 बिंदु संकेतकों का पालन किया है, जिसमें से आउटरीच और सार्वजनिक शिक्षा सामग्री नामित और मैप की गई सुनामी खतरा क्षेत्र, सामुदायिक सुनामी जोखिम की कमी की योजना, आसानी से समझ में आने वाली सुनामी निकासी नक्शे, सुनामी की जानकारी का सार्वजनिक प्रदर्शन इत्यादि जैसे उपाय भी इसमें शामिल हैं। इसलिए इन दोनों गांवों को सुनामी रेडी गांव के तौर पर घोषित किया गया है। अगला जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई कैनी परियोजना किससे संबंधित है? तो ये जो कैनी परियोजना है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? तो कैनी परियोजना संबंधित है पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल से। ठीक है, पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल से संबंधित है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई ये जो कैनी योजना है दोस्तों, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से संबंध है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने वाली पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल राष्ट्र को लॉन्च और समर्पित किया है और इसकी चर्चा लाल किले से प्रधानमंत्री ने अभी कल भी किया है। तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों को सस्ती और बेहतर कनेक्टिविटी तथा डिजिटल इंडिया के सभी लाभों को प्राप्त करने में मदद करेगी। यहाँ ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, बैंकिंग प्रणाली, ऑनलाइन ट्रेडिंग में सुधार और पर्यटन को बढ़ावा देने में भी सुधार करेगी। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर या ऑप्टिकल फाइबर एक लचीला पारदर्शी फाइबर है जो ग्लास, सिलिका या प्लास्टिक का बना होता है। इसका व्यास मानव की बाल की तुलना में थोड़ा सा मोटा होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है? तो इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। 9 अगस्त 2020 को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा राज्य के वनवासियों को स्वावलंबी बनाने के लिए इंदिरा वन मितान योजना शुरू की गई है। इस योजना से आदिवासी क्षेत्र के 10,000 गाँवों में युवाओं का समूह गठित कर उन्हें वन प्रबंधन का पूरा अधिकार दिया जाएगा। प्रत्येक समूह में 10 से 15 व्यक्ति शामिल होंगे। इन समूहों के माध्यम से वनोपज की खरीदी और उसका प्रसंस्करण एवं मार्केटिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, चलिए तो अगला जो प्रश्न है वो ये है, किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो एक राष्ट्रीय पोर्टल है सुरक्षा, वो लॉन्च किया गया है किस जानवर के साथ मानव टकराव को रोकने के लिए? ठीक है, तो हाथी के साथ। ठीक है, हाथी के साथ मानव संघर्ष को रोकने के लिए एक सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो कि मानव और हाथी संघर्ष से संबंधित है। इस पोर्टल का उद्देश्य है कि वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव और हाथी टकरावों के निपटान का प्रबंधन भी करेगा। यह पोर्टल डेटा संग्रह प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन और डेटा विजुअलाइजेशन टूल सेट करने में भी मदद करेगा। राष्ट्रीय पोर्टल को विश्व हाथी दिवस के अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया जाएगा और हर साल 12 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व हाथी दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कार्यक्रम है जो दुनिया भर के हाथियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए समर्पित है। विश्व हाथी दिवस का लक्ष्य है कि हाथी संरक्षण पर लोगों में जागरूकता पैदा करना और जंगली तथा पालतू हाथियों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन के लिए जानकारी और सकारात्मक समाधानों को साझा करना है दोस्तों। ठीक है, तो सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है, मानव हाथी संघर्ष से संबंधित है, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। मनी तोम्बी सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो वो संबंधित हैं फुटबॉल से। ठीक है, मनी तोम्बी सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो फुटबॉल से संबंधित हैं। भारतीय टीम में पूर्व फुटबॉलर, डिफेंडर और मोहन बागान टीम के कप्तान थे। वह हिंदुस्तान एफसी टीम का भी हिस्सा थे। उन्होंने 2010 में दिल्ली सॉकर एसोसिएशन लीग में खिताब जीता था। ठीक, चलिए तो किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? तो वो किया है दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय ने। ठीक है, किसने? जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। यह बेसिक मोबाइल फ़ोन पर आधारित उच्च गुणवत्ता और मानकीकृत सामग्री के साथ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से ज्ञान और लाभार्थियों के साथ पारस्परिक संवाद और कौशल में सुधार करेगी। IVR आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में ODF यश के साथ साथ FLWM के तहत विभिन्न विषयों में 60 मिनट का एक पाठ्यक्रम भी शामिल है।
SBF जो अकेडमी है दोस्तों, वो पाठ्यक्रम में 4 अध्याय हैं, प्रत्येक में 4 ऑडियो पाठ और अध्याय के अंत में एक बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी भी शामिल होगी। ठीक है, ABM, ठीक, ABM। अगला प्रश्न देखेंगे, किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरण ने पहली बार ऑनलाइन लोक अदालत आयोजित किया है? तो पहली बार जो भी होता है उसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है, तो वो है दोस्तों दिल्ली। ठीक है, दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण ने पहली बार ऑनलाइन लोक अदालत आयोजित की है। ठीक है, तो दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे कि DSLFA कहा जाता है, ने पहली बार ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया है। इसे दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धीरूभाई नारायण भाई पटेल के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया है। इस ई लोक अदालत में FAMA से तकनीकी सहायता प्रदान करके मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, MACT विवादों, नागरिक वसूली के मामले और विद्युत अधिनियम के मामलों को सुलझाया गया। FAMA क्या है कि एक ऑनलाइन विवाद समाधान मंच है जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विवादों को सुलझाने के लिए मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो अब तक 77 पीठों का कुल गठन किया गया है, जिनके द्वारा विभिन्न श्रेणियों से संबंधित कुल 38 मामलों का निपटारा भी किया गया है। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो जगदलपुर नगर निगम है वो शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह वन भूमि अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला भारत का पहला नगर निगम है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। वन अधिकार अधिनियम में शहरी क्षेत्रों के वन भूमि में पात्र वनवासियों को वन भूमि पट्टे आवंटित करने का प्रावधान है। विश्व आदिवासी दिवस पर इसकी घोषणा की गई। यह वनों के अधिकारों और वन निवास अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारस्परिक वनवासियों में वन भूमि पर कब्जे को पहचानता है जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में रह रहे हैं लेकिन जिनके अधिकारों को दर्ज नहीं किया जा सका है। ठीक है, चलिए, तो अगला जो प्रश्न है हमारा 22 इस सप्ताह का, वो है कि कौन सा देश कोविड-19 की वैक्सीन पंजीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, न्यूज़ आजकल चल ही रही होगी, तो वो है दोस्तों रूस। ठीक है, रूस कोविड-19 की वैक्सीन पंजीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? रूस बना है। ठीक है, चलिए, तो पंजीकृत और विनियामक अनुमोदन प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है। वैक्सीन का नाम क्या है, यही आपको याद रखना है, स्पुतनिक B। ठीक है, जो रूस के पहले उपग्रह के नाम पर संदर्भित है। 1957 में रूस द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च किया गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि किसके नाम पर रखा गया है, तो रूस के पहले उपग्रह के नाम पर रखा गया है, इसका नाम स्पुतनिक B। ठीक है, चलिए, सैटेलाइट के लिए स्पुतनिक शब्द एक रूसी शब्द है। वैक्सीन को रूस के रक्षा मंत्रालय और गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर विकसित किया है। कोविड-19 प्रकोप के 9 महीने के रिकॉर्ड समय में वैक्सीन का उत्पादन किया गया है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, किस संगठन ने कृषि मेघ केंद्र का शुभारंभ किया है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी सप्ताह के महत्वपूर्ण ही कलेक्ट किए गए हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो कृषि मेघ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। तो कृषि मेघ एक डेटा रिकवरी केंद्र है जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कीमती डेटा की सुरक्षा करने में क्या करेगा? मदद करेगा। तो केंद्र की जो स्थापना राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परियोजना के तहत हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी में की गई है, जिसे विश्व बैंक और सरकार दोनों द्वारा क्या किया गया है? वित्त पोषित किया गया है। वर्तमान में ICAR का मुख्य डेटा सेंटर नई दिल्ली में भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान में है। ठीक है, चलिए,
अगला जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का विषय क्या है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। तो वो है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ठीक है, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ठीक, चलिए 12 अगस्त को मनाया जाता है, बताया ही। यह दिन क्या होता है? युवाओं के लिए सांस्कृतिक और कानूनी मुद्दों के बारे में जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा कब शुरू किया गया था? 1999 में घोषित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह दिन पहली बार कब मनाया गया था? तो 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कब घोषित किया गया, 1999 में। पहली बार कब मनाया गया? 2000 में। और इस बार का जो विषय है वो क्या है? यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ठीक है, चलिए इतनी ध्यान में रखना है। यह दिन भावी पीढ़ी और दुनिया में परिवर्तन की प्रेरणा शक्ति के रूप में युवाओं के महत्व को दर्शाता है और उजागर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, किस राज्य ने किसानों को खरीफ सीजन में फसल के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? तो वो शुरू की है दोस्तों गुजरात सरकार ने। ठीक है, तो गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत किसानों को उनसे कोई प्रीमियम जमा किए बिना मुआवजा मिलेगा जो सूखे, अधिक या बेमौसम बारिश के कारण फसल के नुकसान का सामना कर रहे हैं। यह केवल इस वर्ष के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगा। इस योजना के तहत इस खरीफ मानसून के मौसम में फसल बोने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के परिणाम स्वरूप अधिसूचित फसलों की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना है और खेतों में अपनी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना है। ठीक है, चलिए तो अगला जो प्रश्न है इस सप्ताह का कि पीके मुथुस्वामी जिसका हाल ही में निधन हो गया है वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो क्या थे? गीतकार थे। पीके मुथुस्वामी ये क्या थे? गीतकार थे। ठीक है, तो ये दिग्गज तमिल फिल्म गीतकार थे। ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पर हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक अपतटीय गश्ती पोत यानी कि जिसे कि OPV कहा जाता है को लॉन्च किया गया है। इसे क्या नाम दिया गया है? तो उसका नाम है सार्थक। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक अपतटीय गश्ती पोत लॉन्च किया गया है और इसका नाम क्या है? सार्थक। ठीक, चलिए तो सार्थक नाम दिया गया है इसका। समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए तटरक्षक द्वारा जो है तैनात 5 OPV की श्रृंखला में यह 4वां स्थान है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है जो अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी से सुसज्जित है। ठीक है, चलिए तो आज का जो हमारा वीकली करंट अफेयर्स है दोस्तों वो समाप्त हुआ। इस सप्ताह के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन सबको कवर किया गया ताकि आपको इस सप्ताह के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी मिल जाए और आप उसे अच्छे से नोट कर सकें दोस्तों। तो ऐसे ही नित्य एग्जाम पॉइंटर डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर के आती रहती है ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको फ़ायदा हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकें और करंट अफेयर्स में अच्छा प्रदर्शन कर सकें दोस्तों। तो बने रहिए ऐसे ही हमारे नित्य एग्जाम पॉइंटर फैमिली के साथ। और भी जो सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, लाइव चल रहे हैं, उनमें भी आप लोग लगातार पार्टिसिपेट करते रहिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। वीकली करंट अफेयर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।